गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बीएससी सेकेंड ईयर के लिए बॉटनी का टॉपिक लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ और टॉपिक का नाम है प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस। सो आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है। तो जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में चर्चा की थी कि आपका जो अनुलेखन की जो प्रक्रिया होती है वो आपका प्रोकारियोट्स और यूकारियोट जीवों में क्या होती है, भिन्न होती है। वैसे ही आपकी प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया जो होती है कुछ अर्थों में प्रोकारियोट और यूकारियोट में भिन्न होती है। तो प्रोटीन, सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रोटीन के निर्माण की आवश्यकता क्यों होती है, प्रोटीन का संश्लेषण क्यों होना चाहिए। तो आपको क्या पता होगा कि प्रोटीन जो है हमारे शरीर में अनेक उपापचयी क्रियाओं, मेटाबॉलिक रिएक्शन में भाग लेते हैं। तो प्रोटीन या तो सीधे रूप से एंजाइम के रूप में भाग लेते हैं या प्रोटीन के रूप में भाग लेते हैं। तो आपका जो है अनुलेखन की क्रिया में क्या होता है, डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होता है और अनुवादन, जिसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं, उस प्रक्रिया में आपका प्रोटीन का संश्लेषण होता है या एंजाइम का संश्लेषण होता है। तो जैसा कि हमने चित्र में दर्शाया है, आपका यह है आपकी कोशिका है, सेल है आपकी कोशिका, और कोशिका के अंदर क्या है, आपका केंद्रक है। ये आपका केंद्रक है और केंद्रक में क्या होता है, आपका डीएनए से क्या होता है, हमने पढ़ा था डीएनए से डीएनए बनता है और डीएनए से आरएनए बनता है। तो जो डीएनए से आरएनए का निर्माण हो रहा है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं या अनुलेखन कहते हैं। तो द्विकुंडलित डीएनए से एक कुंडलित आरएनए की संरचना का निर्माण हो रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, आपका आरएनए हो गया, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। अब यह आरएनए जो है न्यूक्लियस में बनने के पश्चात जो है, जो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, केंद्रिका छिद्र होते हैं, उससे बाहर निकल के कहाँ आते हैं, जीव द्रव्य में आते हैं, जीव द्रव्य साइटोप्लाज्म में आते हैं। और यह साइटोप्लाज्म में जीव द्रव्य में क्या होती है, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, प्रारंभ होती है। तो मुख्य रूप से जो प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, आपका जीव द्रव्य में हो रहा है। किस में हो रहा है, आपका जीव द्रव्य में हो रहा है। तो प्रोटीन का संश्लेषण में आपका जो है, पहले तो आपका क्या होगा, डीएनए से आपका एमआरएनए बनेगा अनुलेखन की प्रक्रिया में। उसके बाद क्या होता है, ट्रांसफर आरएनए की सहायता से, राइबोसोमल आरएनए की सहायता से किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। आपको ज्ञात होगा कि जीव द्रव्य में एक संरचना पाई जाती है जिसे हम राइबोसोम कहते हैं, राइबोसोम। और राइबोसोम को प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण स्थल कहा जाता है। ये आपके राइबोसोम्स हैं और इसकी संरचना अगर बाहर में निकालो तो आपको राइबोसोम जो है दो इकाइयों की बनी होती है, बड़ी इकाई और छोटी इकाई। तो जो राइबोसोम जो होते हैं प्रोकारियोट में अलग प्रकार के होते हैं और यूकारियोट में अलग प्रकार के होते हैं। सो जो दो प्रकार के राइबोसोम होते हैं वह होते हैं 80S जो यूकारियोटिक जीवों में पाए जाते हैं, दूसरा होता है आपका 70S जो प्रोकारियोटिक जीवों, जैसे आपका जीवाणु हो गया, बैक्टीरिया, नील हरी शैवाल जिसे ब्लू ग्रीन अलगी भी कहते हैं, उनमें क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। सो दो इकाई होती है राइबोसोम की, बड़ी इकाई और छोटी इकाई। तो प्रोटीन निर्माण का जो वास्तविक स्थल होता है वह कौन होता है, आपका राइबोसोम होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि राइबोसोम जो है आपके दो प्रकार के होते हैं। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 80S तथा 70S। अब जो 80S जो राइबोसोम है यह दो इकाइयों से मिलकर बना होता है। बड़ी इकाई जो होती है 60S होती है और छोटी इकाई आपकी 40S होती है। 70S राइबोसोम जो है यह भी दो इकाई की बनी होती है। इसकी बड़ी इकाई है 50S और छोटी इकाई क्या है, आपका 30S। तो यह निर्माण स्थल है आपका। तो प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया में आपको सबसे पहले जानना होगा कि किस चरण में आपका प्रोटीन का संश्लेषण होने जा रहा है। तो पहला जो ऐसे सेंट्रल डॉग्मा का जैसे सिद्धांत आपने पढ़ा है कि डीएनए से क्या होता है, आपका आरएनए का निर्माण होता है।
और आरएनए से क्या होता है आपका प्रोटीन का निर्माण होता है। यह सेंट्रल डॉगमा का सिद्धांत है। आरएनए से क्या होगा आपका प्रोटीन का निर्माण होगा। तो डीएनए से आरएनए का बनना और आरएनए से प्रोटीन का बनना, तो डीएनए से आरएनए, और यहाँ आरएनए से क्या होता है डीएनए का भी क्या होता है निर्माण होता है। तो आरएनए से डीएनए निर्माण की प्रक्रिया में जो एंजाइम भाग लेते हैं उसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहा जाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या होता है आपका आरएनए से क्या होता है डीएनए का आपका निर्माण होता है। तो आपका जो सिंपल जो स्टेप है आपका डीएनए से आरएनए बनना, फिर आरएनए से क्या होगा प्रोटीन का निर्माण होना। तो आपका जो है जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में आपसे चर्चा की थी कि 3 क्षार की श्रृंखला जो एमआरएनए में पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं कूट कहते हैं, और 3 क्षार की श्रृंखला जो ट्रांसफर आरएनए में पाई जाती है, टीआरएनए में पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं प्रतिकूट कहते हैं। सो कूट और प्रतिकूट का जब क्षारक युग्म बनता है, उनका जोड़ा बनता है, तो एमिनो एसिड का क्या होता है स्थानांतरण होता है, और एमिनो एसिड जो है एक दूसरे से पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़कर पॉलीपेप्टाइड का निर्माण करते हैं। उस पॉलीपेप्टाइड से क्या होता है फिर घूर्णन होता है और तृतीयक संरचना वाली प्रोटीन का निर्माण होता है जो क्रियाशील होती है। तो थोड़ी सी हम ट्रांसफर आरएनए की संरचना के बारे में देख लेते हैं। ये ट्रांसफर आरएनए की संरचना है, इसमें जो अलग अलग लूप मैंने दिखाए हैं, वलय जो दिखाए हैं, घेरे दिखाए हैं, ये आपका है T5C लूप है, ये आपका DHA लूप है। अगर आपको ज्ञात होगा तो हमने बताया था DHA लूप क्या होता है डाईहाइड्रो यूरिडीन, ये होता है आपका DHA लूप। ये T5C लूप होता है, एंटीकोडन लूप होता है, और इसे ग्राही कहा जाता है। ये ACC, इसे एक्सेप्टर आर्म कहा जाता है या ग्राही भुजा। तो ये जो भुजा दिखाई दे रही है CCA, जहां मैंने 3 क्षार की श्रृंखला बताई है CCA, इसे क्या कहा जाता है आपका ग्राही भुजा कहा जाता है। इसे हम कहते हैं ग्राही भुजा। यह ग्राही भुजा इसलिए कहलाता है कि इसके द्वारा क्या होता है एमाइनो एसिड क्या किया जाता है ग्रहण किया जाता है। तो ये रहा आपका एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, जिस पर क्या होते हैं कूट क्या होते हैं स्थित होते हैं 3 क्षार की श्रृंखला, और इसके बीच जो खाली स्थान नहीं होता है। मैंने आपको स्पष्ट दिखाने के लिए खाली स्थान दर्शाया है, वास्तविक रूप से लगातार के उपस्थित होते हैं, खाली स्थान नहीं होता है। तो एमआरएनए में जो 3 क्षार की जो श्रृंखला है इसे हम क्या कहते हैं कूट कहते हैं, कूट कहते हैं। और जो आपका ट्रांसफर आरएनए होगा टीआरएनए, वहाँ जो 3 क्षार की श्रृंखला होती है उसे हम क्या कहते हैं प्रतिकूट कहते हैं। यहाँ जो 3 क्षार की श्रृंखला होगी इसे हम क्या कहते हैं प्रतिकूट। तो आपका ये जो है 3 क्षार की श्रृंखला इसे हमने कहा प्रतिकूट। और जब कूट और प्रतिकूट का क्षारक युग्म बनता है तो क्या होता है एमिनो एसिड क्या होते हैं जुड़ते जाते हैं, और एक एमाइनो अम्ल जो है दूसरे एमाइनो अम्ल से जुड़ के क्या करते हैं पॉलीपेप्टाइड का निर्माण करते हैं। तो आपको पॉलीपेप्टाइड के बंध की संरचना पता होगा, C+ONH, इसे क्या कहा जाता है पेप्टाइड बंध कहा जाता है, पेप्टाइड बंध। अब देखिए जो पहला जो प्रक्रिया हो रहा है आपका प्रोटीन के निर्माण में, वो आपका क्या होता है एमाइनो अम्ल का सक्रियण। एमाइनो अम्ल का क्या होगा सक्रियण होगा, उसके बाद क्या होगा उनका आवेशित होना चार्जिंग होगा, उसके बाद क्या होता है फिर उनका जो अलग अलग चरण होते हैं उसमें प्रारंभिक स्थल आता है, दीर्घन स्थल आता है और समापन स्थल आता है। तो पहले एमिनो अम्ल का क्या होना चाहिए सक्रिय होना चाहिए। तो आपको पता होगा कि जो है मूलभूत एमिनो अम्ल हैं उनकी संख्या 20 होती है, और इन 20 एमिनो एसिड के द्वारा क्या होता है अलग अलग प्रकार के प्रोटीन का निर्माण होता है। तो एमाइनो एसिड की संख्या केवल 20 है, और हमारे शरीर में अनेक प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं और अनेक प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। सो जो अनेक प्रकार के प्रोटीन होते हैं और
अनेक प्रकार के एंजाइम होते हैं वो एक दूसरे से भिन्न कैसे होते हैं? एमाइनो एसिड तो वही है, 20 प्रकार के ही हैं। होता यह है कि उनमें जो जितने सारे प्रोटीन होते हैं, जितने सारे एंजाइम्स होते हैं, उनमें एमाइनो एसिड की संख्या भिन्न होती है और इनका जो है जिस तरीके से उनकी व्यवस्था होती है, जिस तरीके से उनका अरेंजमेंट होता है, वह अलग अलग प्रोटीन और अलग अलग एंजाइम में क्या होता है? भिन्न होता है, जिसके कारण क्या होता है? भिन्न प्रकार के प्रोटीन की संरचना का निर्माण होता है और प्रोटीन जो है अलग अलग प्रकार के उपापचयी क्रियाओं में भाग लेते हैं। तो जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोटीन के निर्माण में आपका पहला चरण क्या होगा? एमिनो अम्ल का सक्रियण। एमिनो अम्ल का सक्रियण होता है और उस एमिनो अम्ल के सक्रियण में आपका जो है DHU लूप जो होता है यह मुख्य रूप से आपका भाग लेता है और यहाँ जो है आपका एंजाइम एक उपस्थित होता है जिसे कहते हैं एमाइनो एसाइल tRNA सिंथेटेज। सो एमाइनो एसाइल tRNA सिंथेटेज एंजाइम में होता है इस लूप में एमाइनो एसाइल tRNA सिंथेटेज। अब ये एंजाइम क्या करता है? एमिनो अम्ल का क्या करता है? सक्रियण करता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि एमाइनो अम्ल जो है 20 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, 20 अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो आपको यह बात अवश्य याद रखनी चाहिए कि एमाइनो एसाइल tRNA सिंथेटेज भी क्या होते हैं? आपके 20 प्रकार के होते हैं, क्योंकि अलग अलग tRNA सिंथेटेज जो है अलग अलग एमिनो अम्ल का सक्रियण करते हैं, एक्टिवेशन करते हैं। तो कितने प्रकार के होंगे? आपको 20 प्रकार के होते हैं, 20 प्रकार के होते हैं। अब एमाइनो अम्ल की सक्रियण होना है और सक्रियण के लिए क्या होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वह ऊर्जा जो है ATP, जिसे हम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, के रूप में आपका उपयोग आता है। अब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है वह टूटता है आपका AMP में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, 2 मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में अकार्बनिक फॉस्फेट में आपका टूटता है और आपका जो है एमिनो अम्ल tRNA सिंथेटेज और AMP कॉम्प्लेक्स का क्या होता है? आपका निर्माण होता है। तो आइए इसको मैं दिखाता हूं आपको कि किस प्रकार से जो है सक्रियण एमाइनो अम्ल का होता है। तो सबसे प्रथम जो प्रक्रिया होगी प्रोटीन संश्लेषण के क्रम में, तो आपका एमिनो अम्ल का क्या होना चाहिए? सक्रियण होना चाहिए। तो एमिनो अम्ल का जो सक्रियण जो होता है एमाइनो एसाइल tRNA सिंथेटेज एंजाइम जो ट्रांसफर RNA के DHU लूप में क्या होता है? उपस्थित होता है और वहां जाके एमिनो अम्ल का सक्रियण होता है। तो जिस एंजाइम की आवश्यकता होती है एमाइनो अम्ल के सक्रियण की, उस एंजाइम को कहते हैं एमाइनो एसाइल tRNA सिंथेटेज। तो एमाइनो एसाइल tRNA सिंथेटेज प्लस ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन जो हमारे शरीर की कोशिकाओं में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट प्लस आपका एमिनो अम्ल तो एमिनो अम्ल का जो सक्रियण होता है उसके लिए 2 प्रकार के रसायन की आवश्यकता होती है। एक तो आपको एमाइनो एसाइल tRNA सिंथेटेज एंजाइम की आवश्यकता होती है और दूसरी क्या होती है? आपको ATP की आवश्यकता होती है और इन दोनों की उपस्थिति में क्या होता है? एमिनो अम्ल का सक्रियण होता है। तो एमिनो अम्ल के सक्रियण के पश्चात जो है जिस जटिल रसायन का निर्माण होता है, जिस कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है, वह होता है एमिनो
एसाइल एमिनो एसाइल AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, जटिल जो इसे कहें जटिल। तो यहां जो है आपका दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है जिसे हम अकार्बनिक फॉस्फेट कहते हैं, इसका निष्कासन होता है, ATP टूटता है। अकार्बनिक फॉस्फेट अगर ATP की हम संरचना देखें तो आप पाते हैं कि जैसे ये ATP है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब इसमें देखिए जो है आपका AMP जो है, AMP ये दो जो है उच्च ऊर्जा वाले बंध से क्या होता है आपका जुड़ा होता है। ठीक है, तो AMP है और यहाँ AMP में और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिल गया तो क्या होगा, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, और एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में एक और फॉस्फेट समूह जुड़ जाता है तो क्या हो जाता है आपका एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये जो बंध टूटता है तो यहाँ आपका दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जैसा कि मैंने चित्र में दर्शाया है, ये दो फॉस्फेट ग्रुप क्या होते हैं, निकल आते हैं। दोनों कार्बनिक फॉस्फेट यहाँ से निष्कासित हो जाते हैं और जिस कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं एमाइनो एसाइल AMP एंजाइम जटिल। अब अगले चरण में क्या होता है, जब एमिनो अम्ल का सक्रियण हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, एमिनो अम्ल क्या होते हैं, उनका आवेशित हो जाते हैं। तो आवेशित होने के लिए क्या होता है, इनका स्थानांतरण हो जाता है जो tRNA की ग्राही भुजा है। तो जो मैंने आपको कॉम्प्लेक्स दिखाया है, एमिनो अम्ल एमाइनो एसाइल AMP एंजाइम जटिल, इनका स्थानांतरण कहाँ हो जाता है, आपका tRNA की ग्राही भुजा में होता है। इसका स्थानांतरण कहाँ होता है, इसका स्थानांतरण होता है tRNA की ग्राही भुजा में। tRNA की ग्राही भुजा जिसे एक्सेप्टर आर्म भी कहते हैं, ग्राही भुजा। और इसका जो है मुख्य पहचान क्या है कि आपका जो है इसका पांचवें छोर पर क्या होगा, तीसरे छोर पर क्या होगा, CCA क्या होता है, CCA जो आपका बेस होता है, नाइट्रोजन क्षार की श्रृंखला होती है, साइटोसिन है और क्या है आपका एडेनिन है। तो सक्रियण के पश्चात आवेशित होने के लिए जो एमाइनो एसाइल AMP एंजाइम जटिल है उसका स्थानांतरण क्या होता है, tRNA की ग्राही भुजा होता है। अब यहाँ जाने के बाद क्या होता है, आपका एमाइनो एसाइल tRNA का जटिल बनता है और आपका जो है AMP आपका एंजाइम क्या हो जाता है, आपका बाहर आ जाता है। तो यहाँ जाने के पश्चात क्या होगा, मैं इसे आपको यहाँ दर्शा रहा हूँ आपको। तो यहाँ स्थानांतरित होने के बाद अब देखिए यहाँ एमाइनो एसाइल AMP और एंजाइम जटिल है। अब इसको जुड़ना है कहाँ, आपको tRNA से जुड़ना है, ग्राही भुजा से। तो AMP और एंजाइम जो है अगले चरण में क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अब क्या होगा आपका, अब एमाइनो एसाइल जो है, एमिनो एसाइल tRNA कॉम्प्लेक्स, tRNA जटिल, tRNA जटिल या कॉम्प्लेक्स जटिल। और प्लस क्या बनेगा यहाँ, अब देखिए यहाँ से AMP क्या हो गया आपका, पृथक हो गया, और एंजाइम भी क्या हो गया, पृथक हो जाता है। आपको ज्ञात होगा कि एंजाइम वैसे रसायन होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, लेकिन उनकी मात्रा जो है अभिक्रिया के आरंभ में और अभिक्रिया के अंत में क्या होती है, समान होती है। तो जो है एंजाइम का क्या होता है, उनका खपत नहीं होता है, कंजम्पशन नहीं होता है। अब यहाँ जाके देखिए, इसको कहते हैं
चरण कहते हैं। यहाँ क्या हो जा रहा है, ये जो आपकी मैंने अभिक्रिया दिखाई है इसे पूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, आवेशित कहते हैं। एमाइनो अम्ल का आवेशित होना, एमाइनो अम्ल का आवेशित, चार्जिंग जिसे कहते हैं, एमिनो अम्ल का, एमिनो अम्ल का आवेशित होना, हाँ आवेशित होना, चार्जिंग ऑफ एमिनो एसिड, आवेशित होना, जिसे हम कहते हैं चार्जिंग ऑफ एमिनो एसिड, चार्जिंग ऑफ एमिनो एसिड, एमिनो अम्ल। तो इस चरण में क्या होता है, आपका एमिनो एसाइड जो है ट्रांसफर आरएनए से क्या होता है, आपका जुड़ जाता है। अब ये ट्रांसफर आरएनए के साथ क्या होगा, आपका कहाँ जाएगा, राइबोसोम पर जाएगा, क्योंकि राइबोसोम में क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया कि कूट कहाँ होता है, एमआरएनए में। सो 3 नाइट्रोजन युक्त क्षार की श्रृंखला कहाँ उपस्थित होती है, जो एमआरएनए में होती है उसे कूट कहते हैं, और 3 नाइट्रोजन क्षार युक्त की श्रृंखला जो आपकी टीआरएनए में होती है उसे क्या कहते हैं, प्रतिकूट कहते हैं। अब जो एमिनो अम्ल क्या होगा, आपका चार्ज हो गया, आपका आवेशित हो गया, तो ट्रांसफर आरएनए के साथ कहाँ जाएगा, वो जाएगा आपका राइबोसोम, जो प्रोटीन का निर्माण, वास्तविक स्थल है प्रोटीन का निर्माण का, वहाँ जाता है, और वहाँ एमआरएनए और ट्रांसफर आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड क्षार की श्रृंखला है उनका क्या होता है, युग्म बनता है, उनका जोड़ा बनता है। और जोड़ा बनने के बाद अगर सही तरीके से युग्म का जोड़ा, तीनों युग्म का जोड़ा बनता है तो क्या होता है, एमिनो अम्ल जो है आपका क्या हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है। और ऐसे करके एक एक करके एक क्रम में क्या होता है, बहुत सारे एमिनो अम्ल क्या होते हैं, आपस में पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ जाते हैं और पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला का निर्माण करते हैं। फिर जो आपका एमिनो एसाइड टीआरएनए जटिल जो है, अब यहाँ एमपी एंजाइम अलग हो गया, एमिनो एसाइड टीआरएनए कहाँ जाता है, आपका राइबोसोम पर जाता है। कहाँ जाता है, राइबोसोम। और यहाँ जाके क्या होता है, एमआरएनए के साथ, किसके साथ, एमआरएनए के साथ क्या जाता है, उसका युग्मक बनता है, 3 क्षार की श्रृंखला होती है, और जोड़े बनने के पश्चात एमिनो अम्ल का स्थानांतरण होता है। तो जो 3 अगले चरण हैं, जिसको कहते हैं आरंभन कहते हैं, दीर्घन कहते हैं और समापन कहते हैं, इसकी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।